हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं ये सभी यूपी पीसीएल में जिस तरह के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए या किसी भी अन्य परीक्षा के लिए जहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल क्लास होगी आपकी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको इस सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच बताना है। दिया गया है आई वर्क टू अर्न माई ब्रेड। मैं काम करता हूँ रोटी कमाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपरबली, मेटाफर, सिनेक्डोकी या पर्सोनिफिकेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनेक्डोकी। सिनेक्डोकी में क्या होता है, तो दोस्तों किसी वस्तु के एक भाग या अंग को पूरी वस्तु के लिए जब प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे होता है सिनेक्डोकी। जैसे कि यहाँ पे कहा गया आई वर्क टू अर्न माई ब्रेड, यानी मैं काम करता हूँ रोटी कमाने के लिए। तो केवल रोटी कमाने के लिए तो कोई काम करता नहीं, यहाँ पे फूड के लिए ब्रेड का इस्तेमाल किया गया है। ब्रेड जो है फूड का एक पार्ट है, मतलब पूरे के लिए जो है केवल उसके एक पार्ट का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे जो है क्या होता है सिनेक्डोकी, या इसका उल्टा भी होता है, मतलब पूरे के लिए, सॉरी पार्ट के लिए, किसी वस्तु के एक पार्ट के लिए जो है पूरे का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे भी सिनेक्डोकी होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ इंडिया ओन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इंडिया ने मैच जीत लिया पाकिस्तान के खिलाफ। तो दोस्तों, इंडियन क्रिकेट टीम ने जीता होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हरा करके। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है इंडियन क्रिकेट टीम इंडिया का एक पार्ट है और उसके लिए इंडिया पूरे का प्रयोग किया जा रहा है। तो जब पूरे का प्रयोग किया जाएगा एक पार्ट के लिए या एक पार्ट का प्रयोग किया जाएगा पूरे के लिए तो वहाँ पे सिनेक्डोकी होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया, सिनेक्डोकी। फिर दोस्तों लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, यहाँ पे भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। दिया गया है ही वॉज ए लॉयन इन द फाइट, यानी कि वो शेर था लड़ाई में। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मेटाफर, सिमली, ऑक्सीमोरन, पर्सोनिफिकेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटाफर। मेटाफर जिसको हिंदी में रूपक कहते हैं। जिस तरह से हिंदी में रूपक अलंकार होता है वैसे ही मेटाफर होता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई दो वस्तु है या दो प्राणी हैं, उनके बीच कोई क्वालिटी मिलती है तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु बोल दिया जाता है। ए और बी दो वस्तुएं या दो प्राणी कुछ भी हो सकते हैं। तो एक की क्वालिटी जो है बी से मिलती है तो ए को डायरेक्ट बी बोल दिया जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, मेटाफर होगा। जैसे कि यहाँ पे ही वाज ए लॉयन, तो कोई व्यक्ति होगा जिसकी क्वालिटी लॉयन से मिलती होगी, यानी वो बहादुरी से लड़ा होगा लड़ाई में, तो इस कारण से उसको डायरेक्ट बोल दिया गया कि वो शेर है। तो इसलिए यहाँ पे मेटाफर हो जाएगा। और जब कंपैरिजन किया जाता है एज या लाइक जैसे वर्ड का इस्तेमाल करके तो वहाँ पे सिमली होता है। जैसे अगर यहीं पे बोला जाता ही फॉट लाइक ए लायन तो वहाँ पे जो है सिमली होता। जब एज या लाइक जैसे वर्ड आपको देखने को मिल जाए तो वहाँ पे सिमली होगा। ऑक्सीमोरन मतलब विरोधाभास, तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की दो विपरीत क्वालिटीज़ को एक साथ दर्शाया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीमोरन होता है। पर्सोनिफिकेशन में मानवीकरण मतलब किसी वस्तु या भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ऐसे दर्शाया जाता है जैसे कि वो एक इंसान हो या कोई सजीव हो, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है। तो फिलहाल यहाँ पे मेटाफर इसका राइट आंसर जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिस प्री लव्ड सोफा इज फॉर सेल। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। दिस प्री लव्ड सोफा इज फॉर सेल, मेटोनिमी होगा या अपोस्ट्रोफी या यूफेमिज्म या हाइपरबोली। तो दोस्तों यहाँ पे यूफेमिज्म हो जाएगा। यूफेमिज्म में क्या होता है, इसमें कोई हार्श वर्ड है, यानी कि कोई अप्रिय शब्द है जो उतना अच्छा नहीं है, कठोर शब्द है, उसके बदले सॉफ्ट वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कम अप्रिय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे होता है यूफेमिज्म। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे दिस प्री लव्ड सोफा, यहाँ पे प्री लव्ड जो है ये इस्तेमाल किया गया है सेकेंड हैंड की जगह, सेकेंड हैंड सोफा।
अगर कहा जाता दिस सेकेंड हैंड सोफ़ा इज़ फॉर सेल, यानी कि ये सेकेंड हैंड सोफ़ा सेल के लिए है, तो ये जो है उतना अच्छा नहीं होता, उतना अच्छा नहीं लगता। सेकेंड हैंड ये एक हार्श वर्ड है, इसकी जगह पे प्री लव्ड कह दिया गया, दिस प्री लव्ड सोफ़ा इज़ फॉर सेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यूफेमिज्म हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे मेटोनिमी दिया गया है। मेटोनिमी फिगर स्पीच में क्या होता है, इसमें जो है किसी चीज़ के नाम को दूसरा नाम दे दिया जाता है जिससे वो निकटता से जुड़ा हुआ होता है, ऐसा नाम दिया जाता है, तो वहाँ पे मेटोनिमी होता है। जैसे कि जजेस के लिए कह दिया जाता है, जजेस के लिए द बेंच इस्तेमाल कर दिया जाता है, द बेंच, या फिर जो है किंग के लिए द क्राउन इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो किंग जो है क्राउन से नज़दीकी से जुड़ा होता है, जजेस जो है ये बेंच से इनका जो है नज़दीकी संबंध होता है। तो यहाँ पे जो है जजेस की जगह पे द बेंच इस्तेमाल किया जाएगा या किंग की जगह पे द क्राउन इस्तेमाल किया जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, मेटोनिमी हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अपोस्ट्रोफी में क्या होता है, अपोस्ट्रोफी मतलब संबोधन अलंकार, तो इसमें किसी निर्जीव वस्तु या किसी भाववाचक संज्ञा को संबोधित किया जाता है, वहाँ पे अपोस्ट्रोफी होता है। हाइपरबोली में किसी वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, किसी की क्वालिटी को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, या किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, तो वहाँ पे हाइपरबोली होता है। ठीक है, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। तो दोस्तों यहाँ सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है बताना है। अगर कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा, डी। दिया गया है इन इंडिया वुमेन लीड ए लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में एरर है बताइएगा। इन इंडिया वुमेन लीड ए लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर, यहाँ पे आर है और यहाँ पे आप देखेंगे लीड है। अगर यहाँ पे ये सिंगुलर होता वुमेन तो यहाँ पे लीड्स आता, ना कि लीड। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो वर्ब है वो प्लूरल है और यहाँ पे आर है, ये भी हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल है, और यहाँ पे हैव आया है, ये भी प्लूरल है। तो यहाँ पे वुमेन जो है ये सिंगुलर नहीं होना चाहिए, इसकी जगह प्लूरल यानी वीमेन होगा। ठीक है, यहाँ पे वुमेन की जगह वीमेन होगा। इन इंडिया वीमेन लीड ए लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली। भारत में जो औरतें होती हैं वो जीती हैं डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। इफ दे आर मैरिड, अगर वो शादीशुदा है और उनके पास फैमिली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है, तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है ग्रेटली टू अवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर वॉज लेम। तो यहाँ पे बताइए किस पार्ट में एरर है। ग्रेटली टू अवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर वॉज लेम। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, वॉज लेम। तो यहाँ पे जो है वी फाइंड ना होकर के वी फाउंड होगा, वी फाउंड सेकेंड फॉर्म लगेगी फाइंड की, तो वी फाउंड द रिंग लीडर। ग्रेटली टू आवर सरप्राइज, ये हमारे लिए सरप्राइज था बहुत बड़ा। वी फाउंड द रिंग लीडर, हमने पाया रिंग लीडर मतलब सरगना। वॉज लेम मतलब कि वो लंगड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है, तो यहाँ पे भी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है दे हैव प्लेड ए गेम लास्ट वीक। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एरर कहाँ पे है बताना है। दे हैव प्लेड ए गेम लास्ट वीक, तो दोस्तों यहाँ पे जो है हैव नहीं होगा, दे प्लेड ए गेम लास्ट वीक होगा। क्यों होगा, तो दोस्तों जब भी आपको किसी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जो पास्ट टेंस बता रहा है, सेंटेंस के बारे में बता रहा है कि वो पास्ट टेंस का है, तो वो जो सेंटेंस होता है हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है यहाँ लास्ट वीक दिया गया है, तो लास्ट वीक जो वर्ड है ये दिखा रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है, तो अब यहाँ पे हैव नहीं लगेगा, हमेशा ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, तो दे प्लेड ए गेम लास्ट वीक, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ए पार्ट में गलती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है द टीचर मेड द बॉयज टू डू द सम ऑल ओवर अगेन। तो बताइए किस पार्ट में गलती है यहाँ पे, या कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे द टीचर मेड द बॉयज, कोई दिक्कत नहीं है। टू डू द सम, यहाँ पे टू नहीं लगेगा। द टीचर मेड द बॉयज, मेक के साथ जो है टू नहीं आता है। ठीक है, मेड द बॉयज डू द सम हो जाएगा। द टीचर मेड द बॉयज डू द सम ऑल ओवर अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे टू नहीं लगेगा, किस पार्ट में गलती है, बी। बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है मेनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन।
तो इसमें बताइए किस पार्ट में गलती है। मेनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन, क्या यहाँ पे द लगेगा ग्रेट ब्रिटेन के साथ? तो द यहाँ पे नहीं लगेगा। द जो है उन कंट्रीज के साथ लगता है जिन कंट्रीज के नाम में यूनियन जैसे वर्ड आते हैं, या जो है रिपब्लिक आता है, या जो है यूनाइटेड आपको देखने को मिल जाए, यूनाइटेड। तो जिन कंट्रीज के नाम में यूनियन, रिपब्लिक, यूनाइटेड ये सब वर्ड आपको देखने को मिल जाए तो उनके नाम से पहले द लगता है, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या द चेक रिपब्लिक। तो इस तरह से जो है द लगाना होता है जहाँ पे यूनियन, रिपब्लिक या यूनाइटेड देखने को मिले। ग्रेट ब्रिटेन के साथ या इंडिया के साथ द नहीं लगता है, ठीक है। तो मेनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है? सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेंटेंसेस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड। तो अब जो सेंटेंस आएंगे वहाँ पे जो है खाली स्थान होगा जिसमें आपको सही वर्ड फिल करना है ऑप्शन में से। स्टूडेंट पार्किंग शुड बी डैश, स्टूडेंट शुड नॉट बी चार्ज टू बाई पार्किंग स्टिकर्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या भरा जाएगा? फाइंड या फ्री या कॉस्टली या चीप। तो दोस्तों अगर आप सेंटेंस के दूसरे पार्ट को देखेंगे, यहाँ पे दिया गया स्टूडेंट शुड नॉट बी चार्ज टू बाई पार्किंग स्टिकर्स, यानी स्टूडेंट को चार्ज नहीं किया जाना चाहिए स्टिकर्स, पार्किंग स्टिकर्स खरीदने के लिए। तो इस हिसाब से स्टूडेंट पार्किंग शुड बी फ्री, यानी कि स्टूडेंट्स की पार्किंग जो है क्या होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। स्टूडेंट शुड नॉट बी चार्ज, स्टूडेंट को चार्ज नहीं किया जाना चाहिए टू बाई पार्किंग स्टिकर्स खरीदने के लिए। तो यहाँ पे जो है क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी फ्री जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है इफ़ यू हैव रोजेज ग्रोइंग इन योर गार्डन यू कैन नॉट मेक ए लवली डैश ऑफ फ्लावर्स एट होम। क्या होगा यहाँ पे जो है बुके की अलग अलग स्पेलिंग दी गई है, तो यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग सही है वही जो है यहाँ पे फिल होगा। इफ़ यू हैव रोजेज ग्रोइंग इन योर गार्डन यू कैन नॉट मेक ए लवली बुके, और यहाँ पे डी ऑप्शन जो है दिया गया है, इसकी स्पेलिंग सबसे सही है। बुके जो फ्लावर का बुके होता है जो आप गिफ्ट वगैरह में देते हैं, तो यहाँ पे जो है बुके ये वाला जो है सही स्पेलिंग है, ठीक है। यानी कि इफ़ यू हैव रोजेज ग्रोइंग इन योर गार्डन, अगर आपके गार्डन में रोजेज उग रहे हैं, यू कैन नॉट मेक ए लवली डैश ऑफ फ्लावर्स एट होम। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है एक बहुत प्यारा बुके अपने घर पर ही बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है द डैश ऑफ द मिडिल स्कूल इज वुमेन ऑफ डैश। तो दोस्तों यहाँ पे क्या फिल होगा? द डैश ऑफ मिडिल स्कूल की क्या होंगी? प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है यानी प्रधानाचार्य, उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज होगा बताना है। तो पहले में जो है प्रिंसिपल, जो प्रधानाचार्य के लिए प्रिंसिपल यूज होता है वो उसकी स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, ये। तो यहाँ पे जो है इसके अलावा यहाँ पे ना ये होगा ना ये होगा, प्रिंसिपल तो होगा नहीं, और यहाँ पे ये प्रिंसिपल दिया गया है ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है यही सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य होता है। द प्रिंसिपल ऑफ मिडिल स्कूल इज वुमेन ऑफ प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल का मतलब होता है कि सिद्धांत, यानी कि जो प्रधानाचार्य है मिडिल स्कूल की, इज ए वुमेन ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि वो सिद्धांतों की महिला है, यानी कि सैद्धांतिक महिला है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। यहाँ पे पहले जगह में प्रिंसिपल भरा जाएगा और यहाँ पे दूसरे डैश में ये वाला प्रिंसिपल भरा जाएगा। फिर दोस्तों अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे इस वर्ड का जो नियरली सिमिलर मीनिंग होगा ऑप्शन में से बताना है। दिया गया है पार्सीमनी। पार्सीमनी का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों पार्सीमनी का मतलब होता है कंजूसी। अब इसका जो है सिमिलर बताना है यानी सिनोनिम बताना है। तो दोस्तों इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर का मतलब तो खर्च होता है, और बैंक करप्सी का मतलब क्या होता है? तो बैंक करप्ट मतलब दिवालिया, बैंक करप्सी का मतलब होता है दिवालियापन हो जाएगा। ब्राइबरी, तो ब्राइब का मतलब रिश्वत होता है, ब्राइबरी का मतलब रिश्वतखोरी हो जाएगा। और यहाँ पे जो है माइजरलीनेस, इसका भी मतलब क्या होता है? कंजूसी। माइजर का मतलब कंजूस, माइजरलीनेस मतलब कंजूसी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा माइजरलीनेस। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट
नियरली सिमिलर, तो यहाँ पे भी आपको सिनोनिम बताना है किसका, ट्रिब्यूलेशन का। ट्रिब्यूलेशन इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है दोस्तों दुख या पीड़ा। तो अब आप आराम से बता सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, सफरिंग मतलब भी होता है दुख या पीड़ा। सफरिंग मतलब क्या होता है, दुख या पीड़ा होता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सफरिंग। और इसके अलावा दिया गया है पल्पिटेशन, तो पल्पिटेशन मतलब होता है दिल की धड़कन, धड़कन या जो है घबराहट, इसका मीनिंग होता है धड़कन या घबराहट। और वीकनेस मतलब कमजोरी, स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन स्टिमुलेशन मतलब होता है उत्तेजना। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे भी आपको इसका सिनोनिम बताना है किसका, द प्राइम मिनिस्टर गोज ऑन द रैम्पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट टू होइस्ट द नेशनल फ्लैग। तो रैम्पार्ट्स का यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। रैम्पार्ट्स का मतलब होता है प्राचीर, किसी किले या किसी भवन की जो चार दीवारी होती है उसको प्राचीर बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर गोज ऑन द रैम्पार्ट्स, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं रैम्पार्ट्स पर किसके, ऑफ द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट के, टू होइस्ट द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग फहराने के लिए। तो यहाँ पे रैम्पार्ट्स का जो है सिनोनिम क्या हो जाएगा, रोम्बे। तो दोस्तों रोम्बे जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियाँ होता है, ये भी नहीं होगा। पैरापेट दिया गया है, तो पैरापेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैरापेट मतलब भी क्या होता है, चार दीवारी, चार दीवारी, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरापेट। और इसके फोल्ड का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसके फोल्ड का मतलब होता है चबूतरा या मचान, मचान या बलिवेदी, जहाँ पे फांसी वगैरह दी जाती है उसको भी इसका फोल्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है पैरापेट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे अब इसका अपोजिट बताना है, एंटोनिम। लूनेसी का अपोजिट बताना है। लूनेसी मतलब क्या होता है, लूनेसी का मतलब होता है पागलपन। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, सैनिटी का मतलब समझदारी होता है, समझदारी। स्टुपिडिटी मतलब मूर्खता होता है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो इसका सिमिलर हो जाएगा। सेंसिबिलिटी मतलब होता है संवेदनशीलता, तो ये भी नहीं होगा, संवेदनशीलता भी नहीं होगा। और इंसैनिटी मतलब भी पागलपन होता है, तो ये भी जो है इसका सिमिलर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो सकता है यहाँ पे, सैनिटी, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है ऑब्ट्यूज का यहाँ पे बताना है अपोजिट। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों ऑब्ट्यूज का मतलब होता है मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है शार्प विटेड। तो शार्प विटेड का मतलब होता है दिमाग से तेज, दिमाग से तेज, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिमाग से तेज, ऑप्शन ए। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी होता है, सभी को पता होगा। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। डल का मतलब होता है, डल का मतलब एक तो भद्दा होता है, और डल मतलब जो मंदबुद्धि होता है उसको भी डल कहते हैं, तो ये तो इसका सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, शार्प विटेड। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है अब आपको बताना है इन एडवर्टेंटली का क्या बताना है, अपोजिट। इन एडवर्टेंटली का मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है अनजाने में, अनजाने में। तो यहाँ पे दिया गया है सीक्रेटली मतलब क्या हो जाएगा, गुप्त रूप से। एक्सीडेंटली मतलब दुर्घटना से। कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से, तो ये तीनों नहीं होंगे। डेलिबरेटली मतलब जो है क्या होता है, जानबूझकर, जानबूझकर, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेलिबरेटली। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो अब यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया होगा, या तो एक्टिव में होगा या पैसिव में, और एक्टिव में है तो उसका पैसिव बनाएंगे, पैसिव में है तो उसका एक्टिव बनाएंगे। दिया गया है आई कैन नॉट ड्रॉ दिस पिक्चर, तो यहाँ पे जो है इसका पैसिव बताना है, ये एक्टिव में है। तो दोस्तों जब भी आपको मॉडल देखने को मिल जाए, यहाँ पे कैन नॉट आ गया, तो कैन जो है मॉडल होता है, मॉडल के साथ हमेशा क्या आता है, पैसिव में, तो यहाँ पे कैन और नॉट तो आएगा ही, मॉडल के साथ हमेशा बी आता है, कैन नॉट बी हो जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में हमेशा रहती है। तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आपको देखना है, बाकी सबको एलिमिनेट कर देना है। जैसे यहाँ कुड नॉट बी आ गया यहाँ भी,
तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इनमें और ए और बी में देखना है कौन सा सही होगा। तो बी में दिया गया है दिस पिक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन बाई आई। आई नहीं होगा, आई जो है यहाँ पे नहीं होगा, मी होगा, क्योंकि कभी भी प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में आता है, सब्जेक्टिव केस में नहीं आता है। तो यहाँ पे आई नहीं हो सकता, यहाँ पे मी होता तो सही होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, दिस पिक्चर कैन नॉट बी भी आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रॉन आ गई, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है द मैन हैड कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज। तो दोस्तों ये भी एक्टिव वॉइस में है और इसका पैसिव जो है क्या होगा, यहाँ पे टेंस कौन सा है, द मैन हैड कंस्ट्रक्टेड, पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट का जब पैसिव बनाते हैं तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे जो है हैज बीन दिया गया है, वॉज कंस्ट्रक्टेड, वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, द ब्रिज हैड बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द मैन। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप जो है 3-4 सेकंड में अपना आंसर ला सकते हैं। ठीक है, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। द ब्रिज हैड बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द मैन, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है दिया गया है डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो है इसका पैसिव बताना है। तो दोस्तों जब भी आपको कोई सेंटेंस एक्टिव में डू या डोंट से मिल जाए, डू या डोंट से मिल जाए, तो उसका जब पैसिव बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है लेट, उसके बाद जो है फिर जो है ऑब्जेक्ट आता है, लेट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो है अगर नॉट है तो नॉट आएगा, यहाँ पे डू नॉट है तो यहाँ पे नॉट आएगा, अगर नॉट नहीं होता तो फिर नॉट नहीं आता, और फिर जो है उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखना है। यहाँ पे द पुलिस दिया गया है, डू नॉट बी इन्फॉर्म अबाउट द रॉबरी, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे लेट है, लेट से शुरू होगा तो ये भी हट जाएगा। लेट द पुलिस नॉट बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, क्योंकि डू नॉट इन्फॉर्म है तो यहाँ पे नॉट तो आएगा ही। लेट द पुलिस नॉट बी इन्फॉर्म्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और फिर जो है अबाउट द रॉबरी आ गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी में आप देखेंगे लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड आ गया, नॉट यहाँ पे नहीं आया, तो इसलिए जो है ये गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है अब यहाँ पे दिए गए हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम और फ्रेज अंडरलाइंड। यहाँ पे आपको जो है अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको यहाँ पे सेंटेंस दिया गया होगा जिसमें कुछ पार्ट अंडरलाइन होगा, वो जो है या तो इडियम होगा या फ्रेज, और उसका जो है मीनिंग आपको ऑप्शन से बताना है कौन इसका सही मीनिंग होगा। दिया गया है ही इज लीविंग द यूएसए फॉर गुड। तो दोस्तों फॉर गुड ये जो है एक इडियम है, इसका मीनिंग होता है कि हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। तो दोस्तों अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए टेम्पररीली, तो ये तो होगा नहीं, इमीडिएटली ये भी नहीं होगा, अर्जेंटली भी नहीं होगा, परमानेंटली मतलब हो जाता है हमेशा के लिए, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है यहाँ पे भी उसी तरह बता रहे हैं, दिया गया है कम्युनिकेटिव इंग्लिश इज द एक्ल्स हील फॉर द जॉब एस्पिरेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्ल्स हील्स, इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये इडियम है जिसका मतलब होता है कि कमजोर पहलू, कमजोर पहलू। तो अब आप आराम से इसका राइट आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे व्हाट दे चेरिश मोस्ट ये नहीं होगा, टॉप प्रियोरिटी भी नहीं होगा, वीक स्पॉट यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जाएगा। एक्ल्स हील्स का मतलब क्या हो जाएगा, वीक स्पॉट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ही इज नोन फॉर ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट। तो यहाँ ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट का जो है आपको बताना है मीनिंग क्या होगा। ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है कि अपनी बड़ाई खुद करना, अपनी सेखी बगाना, ठीक है, अपनी बड़ाई खुद करना। यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी बड़ाई खुद करना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अब ऑप्शन में से देख के बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्लेमरिंग की बात करते हैं तो दोस्तों क्लेमरिंग का मतलब क्या होता है, तो क्लेमरिंग का मतलब होता है शोर मचाना, शोर मचाना। बोस्टिंग का मतलब क्या होता है, बोस्टिंग का मतलब होता है सेखी बगाना या अपनी बड़ाई करना खुद से, तो यही इसका राइट आंसर होगा। बोस्टिंग मतलब सेखी बगाना होता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्लैटरिंग दिया गया है,
तो दोस्तों क्लैटरिंग का मतलब क्या होता है? बड़बड़ाना, बड़बड़ाना। और साउटिंग का मतलब चिल्लाना होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। तो दोस्तों आप दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। तो यहाँ पे जो वर्ड्स या सेंटेंस दिया गया होगा उसके लिए एक वर्ड आपको बताना है। दिया गया है पॉलिटिशियंस आर नोटोरियस फॉर डूइंग अनड्यू फेवर टू देयर रिलेटिव्स। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है उसके लिए एक वर्ड बताना है, डूइंग अनड्यू फेवर टू देयर रिलेटिव्स। मतलब कि अनड्यू फेवर मतलब कि गलत फेवर करना, टू देयर रिलेटिव्स अपने रिश्तेदारों के लिए। पॉलिटिशियंस आर नोटोरियस मतलब पॉलिटिशियंस, नोटोरियस मतलब कुख्यात होते हैं, ठीक है। पॉलिटिशियंस आर नोटोरियस मतलब पॉलिटिशियंस कुख्यात होते हैं फॉर डूइंग अनड्यू फेवर टू देयर रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों के लिए गलत फेवर करने के लिए। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डुअलिज्म का मतलब क्या होता है? डुअलिज्म मतलब होता है द्वैतवाद। तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे दिया गया है पोलरिज्म, तो इसका मतलब होता है ध्रुवीकरण, तो ये भी नहीं होगा। और प्लूरलिज्म का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है बहुलवाद, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद, जिसमें केवल अपने परिवार के, अपने भाई बंधुओं के लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है, उनका गलत तरीके से फेवर किया जाता है, तो उसको कहते हैं नेपोटिज्म। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ दिया गया है ए पर्सन हु हेल्प्स इवन ए स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी। ऐसा व्यक्ति जो मदद करता है एक अजनबी की भी परेशानी में, परेशानी में किसी अजनबी की भी मदद करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? फिलेंथ्रोपिस्ट। तो फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, तो ये नहीं होगा। परोपकारी जो दूसरों पे उपकार करता है, ये नहीं होगा। बेनिफिशियरी मतलब लाभार्थी होता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ दिया गया है समैरिटन, तो यही इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी समैरिटन। मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की हेल्प करता है, जो दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों की हेल्प करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका भी मतलब परोपकारी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें सेंटेंस आपको या तो डायरेक्ट स्पीच में दिया होगा या इनडायरेक्ट स्पीच में। तो अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में दिया है तो उसका इनडायरेक्ट बताना है, इनडायरेक्ट दिया है तो उसका डायरेक्ट बताना है। तो दिया गया है डोंट प्ले ऑन द ग्रास बॉयज सी सेड। तो यहाँ पे दिया गया है उसने कहा लड़कों से डोंट प्ले ऑन द ग्रास, घास पर मत खेलो। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच ये इंपरेटिव सेंटेंस है, जहाँ पे कोई एडवाइस दी जाती है या ऑर्डर दिया जाता है या सजेशन या फिर कोई रिक्वेस्ट किया जाता है, तो वहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो उसका जो है जो इनडायरेक्ट है वो कैसे बनाते हैं? तो टू का प्रयोग करके बनाते हैं। और इसमें ये भी देखना होता है सेंस किस तरह का आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में। डोंट प्ले ऑन द ग्रास यानी घास पर मत खेलो, तो यहाँ पे लग रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है घास पर मत खेलो, तो यहाँ पे सी ऑर्डर्ड करके आ जाएगा, सी ऑर्डर्ड। सैड का बन जाएगा ऑर्डर्ड। किससे किसे ऑर्डर दे रही है? बॉयज को, सी ऑर्डर द बॉयज। और फिर जो है टू लगा करके आगे बनाते हैं। यहाँ पे डोंट है तो नॉट टू आ जाएगा, नॉट टू। और फिर जो है प्ले ऑन द ग्रास ये एज इट इज उतार लिया जाएगा, नॉट टू प्ले ऑन द ग्रास, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर होगा सी ऑर्डर द बॉयज नॉट टू प्ले ऑन द ग्रास। इस तरह का जो है ऑप्शन यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है? पहले ऑप्शन में देखेंगे सी ऑर्डर द बॉयज डोंट प्ले ऑन द ग्रास, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर द बॉयज तो दिया गया है लेकिन डोंट प्ले ऑन द ग्रास ये यहाँ पे ना कॉमा हटाया गया और ना उस तरह का स्ट्रक्चर है जिस तरह मैंने आपको बताया। बी ऑप्शन में देखेंगे सी सेड टू द बॉयज दैट दे शुड नॉट बी, यहाँ पे शुड नॉट क्या करने आ गया? सी टोल्ड द बॉयज दैट दे शुड नॉट बी, ये भी गलत हो जाएगा। सी टोल्ड द बॉयज नॉट टू प्ले ऑन द ग्रास, तो ये दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हालांकि ऑर्डर्ड नहीं दिया गया है, टोल्ड दिया गया है, तो टोल्ड है तो भी यहाँ पे कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। उसने लड़कों से बोला कि घास पर मत खेलो या आदेश दिया, तो यहाँ पे जो है
दोनों हो सकता है, टोल्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है शी टोल्ड द बॉयज नॉट टू प्ले ऑन द ग्रास, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। अब यहाँ पे दिया गया है द प्रिंसिपल आस्क्ड मी वेदर आई हैड इन्फॉर्म द चीफ गेस्ट द रिवाइज शेड्यूल द डे बिफोर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अब आपको इनडायरेक्ट स्पीच दी गई है। इनडायरेक्ट स्पीच है, इसका डायरेक्ट आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है द प्रिंसिपल आस्क्ड मी वेदर आई हैड इन्फॉर्म्ड, यहाँ पे टेंस आ रहा है पास्ट परफेक्ट। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कब आता है? जब या तो पास्ट इंडेफिनिट से इनडायरेक्ट बनाया गया हो या पास्ट परफेक्ट से बनाया गया हो। डायरेक्ट स्पीच अगर पास्ट इंडेफिनिट में होती है तो उसका इनडायरेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट में बनता है, और डायरेक्ट स्पीच अगर पास्ट परफेक्ट में हो तो भी जो है उसका इनडायरेक्ट पास्ट परफेक्ट में ही बनता है। तो यहाँ पे जो है आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं ये चीज़ देख करके जो मैंने आपको बताया। जैसे यहाँ पे द प्रिंसिपल सैड टू मी, ये तो आएगा ही। डिड आई इन्फॉर्म, तो यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, तो ये इसको जो है अभी देखते हैं। अब बी ऑप्शन में देखेंगे द प्रिंसिपल सैड टू मी हैव आई इन्फॉर्म, तो यहाँ पे जो है हैव आई इन्फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, तो ये जो है गलत हो जाएगा। द प्रिंसिपल सैड टू मी हैव यू इन्फॉर्म, ये भी गलत हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द प्रिंसिपल सैड टू मी डिड आई इन्फॉर्म द चीफ गेस्ट द रिवाइज शेड्यूल यस्टरडे, तो दोस्तों यही जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। द प्रिंसिपल सैड टू मी डिड आई इन्फॉर्म द चीफ गेस्ट द रिवाइज शेड्यूल यस्टरडे, ये जो है इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या एरर है, तो इसमें आप देखेंगे द प्रिंसिपल सैड टू मी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। डिड आई इन्फॉर्म द चीफ गेस्ट द रिवाइज शेड्यूल द डे बिफोर, तो दोस्तों डायरेक्ट स्पीच में द डे बिफोर नहीं आता है, यस्टरडे आएगा, यहाँ पे यस्टरडे होगा, द डे बिफोर नहीं होगा। ठीक है, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तब जो है उसका द प्रीवियस डे या द डे बिफोर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला है द डॉक्टर सेज इट इज़ बेटर यू अंडरगो ए सर्जरी नेक्स्ट वीक, तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देखें द डॉक्टर सेज, तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका चेंज नहीं होगा टेंस। तो जैसे द डॉक्टर एडवाइज्ड, यहाँ पे सेज है तो एडवाइज तो यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पे एडवाइज प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। द डॉक्टर सेज यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। दैट इट इज़ बेटर आई अंडरगो ए सर्जरी द कमिंग वीक, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एडवाइसेस होता तो ज़्यादा सही होता। एडवाइसेस वाला जो है यहाँ पे ये ऑप्शन है, डी ऑप्शन, द डॉक्टर एडवाइसेस दैट इट इज़ बेटर आई अंडरवेंट, यहाँ पे अंडरवेंट आ गया, जबकि यहाँ पे अंडरगो, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, अंडरवेंट नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में देखेंगे द डॉक्टर सेज दैट इट वॉज, यहाँ पे वाज आ गया, जबकि टेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो बी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। द डॉक्टर सेज दैट इट इज़ बेटर आई अंडरगो ए सर्जरी द कमिंग वीक। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट वीक का क्या हो जाएगा, द कमिंग वीक, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, आप दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस आर नंबर्ड 1 and 6। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको सेंटेंस दिया गया है जिसके 6 पार्ट किए गए हैं। पहला और छठवां पार्ट जो है अपनी जगह पे है, बाकी 4 पार्ट PQRS ये जो है इधर उधर करके लिखे गए हैं। इनको सही से अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके, और फिर जो है आपको सही आंसर बताना है। तो दिया गया है द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर की उपलब्धता वुड मेक ए ट्रिमेंडस डिफरेंस। वुड मेक ए ट्रिमेंडस डिफरेंस मतलब होता है ज़बरदस्त बदलाव, तो ज़बरदस्त बदलाव लाएगी। टू बी इम्प्रूव्ड सुधार होने को, टू द कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, एंड इनेबल रूरल इकोनॉमी यानी कि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इनेबल करने में, इन वेरियस डायरेक्शन विभिन्न दिशाओं में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसको अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले पहला तो लेना ही पड़ेगा द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की उपलब्धता। इसके बाद हम ले सकते हैं पी, वुड मेक ए ट्रिमेंडस डिफरेंस, एक ज़बरदस्त बदलाव लाएगी। इसके बाद जो है हम ले सकते हैं पी के बाद आर को, टू द कंट्री साइड। ठीक है, तो पी हो गया, फिर जो है आर हो जाएगा
टू द कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, और इसके बाद जो है क्या ले सकते हैं, पी आर हो गया, और उसके बाद जो है एंड इनेबल रूरल इकोनॉमी, और रूरल इकोनॉमी यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इनेबल करने में, टू बी इम्प्रूव्ड ताकि उसका सुधार हो सके, इन वेरियस डायरेक्शन विभिन्न दिशाओं में। तो दोस्तों यहाँ पे पी आर, उसके बाद जो है क्या लिया हमने, उसके बाद एस लिया था, और फिर जो है क्यू लेंगे, और छठवां तो अपनी जगह पे इसके बाद आएगा ही, और पहला जो है सबसे पहले आएगा। तो पी आर एस क्यू यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, पी आर एस क्यू, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आखिरी क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब यहाँ पे भी आपको रीअरेंज करना है। तो यहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ द डायमंड्स फाउंड, इसको जो है डायरेक्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द फाउंड के बाद जो है क्या ले सकते हैं यहाँ पे, आर हाई इनफ टू अलाउ, तो ये जब लेंगे तो सेंस सही बनेगा नहीं। वेयर द प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये भी नहीं ले सकते हैं। ऑन अर्थ वर फॉर्म्ड विलो, यहाँ पे ये ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द डायमंड्स फाउंड, यानी कि ज़्यादातर हीरे पाए जाते हैं। ऑन अर्थ मतलब पृथ्वी पर जो हीरे पाए जाते हैं ज़्यादातर। वर फॉर्म्ड बने थे, बिलो मतलब नीचे, किसके नीचे। अब इसके बाद लिया जा सकता है एस को, द अर्थ क्रस्ट, किसके नीचे, अर्थ क्रस्ट के नीचे। इन द प्रॉपर मेंटल, ठीक मेंटल में, अर्थ में जो है आपको पता है क्रस्ट मेंटल ये सब जो है अंदर परतें होती हैं पृथ्वी में। तो इन द प्रॉपर मेंटल, प्रॉपर मेंटल में। अब इसके बाद हम ले सकते हैं क्यू को, वेयर द प्रेशर एंड टेम्परेचर, जहाँ प्रेशर और टेम्परेचर जो है क्या होता है। इसके बाद पी को लेंगे, आर हाई इनफ टू अलाउ, बहुत ज़्यादा होता है, टू अलाउ मतलब अलाउ करने के लिए। डायमंड को 6 नंबर ले लेंगे। इसके बाद डायमंड को टू क्रिस्टलाइज, क्रिस्टल होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमने क्या लिया था, पहले जो है पहले नंबर पे हो गया फर्स्ट। उसके बाद जो हमने लिया था आर को, आर, उसके बाद जो है एस को लिया था, आर एस हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है क्यू को लिया था, आर एस क्यू, और फिर जो है पी, और उसके बाद 6। तो सही सीक्वेंस क्या हो जाएगा, आर एस क्यू पी, आर एस क्यू पी, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।